नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। देश में साइबर अपराध के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पहले खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर या असलहे के दम पर लूट की घटनाएं सामने आती थीं, लेकिन डिजिटल क्रांति के बाद ठगने के लिए अपराध के तौर तरीकों में भी बदलाव आया है। लूट, हत्याकांड जैसे अपराधों को पीछे छोड़ अब अपराधी तकनीक की मदद से लोगों की खून पसीने की कमाई पर डाका डाल रही हैं। इंटरनेट और साइबर तकनीक को साध कर ये साइबर अपराधी देश में कहीं भी बैठे व्यक्ति को झांसे में लेकर उसके बैंक अकाउंट से रकम को साफ कर देते हैं। इसी पर हमारा खास प्रोग्राम जामताड़ा 2 है। आज हम अपने इस खास पेशकश में बात करेंगे ऑनलाइन के शिकार बने लोगों की और ऐसी घटनाओं से कैसे बच सकें। आपने जामताड़ा वेब सीरीज तो देखी होगी, जिसमें लोगों को ऑनलाइन चूना लगा दिया जाता था। अब आपको दिखाने जा रहे हैं हम रियल लाइफ जामताड़ा, जी हां, जिसमें कई लोगों को ऑनलाइन ठग लिया गया और 3.5 करोड़ का चूना लगा दिया गया। फिलहाल लखनऊ साइबर सेल की सक्रियता ने 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जामताड़ा के जाल को पुलिस ने तोड़ा, ऑनलाइन ठगी करने वाले चढ़े हत्थे। अब तक करोड़ों का लग चुका चूना, 9 सदस्यों को पुलिस ने धर दबोचा। Hello. Am I speaking to Mr. Umesh Mehta? Yes. What is this regarding? Hello, sir. I'm Swati Mishra calling from GHC Bank. Sir, you have been a loyal customer, so we want to send you on a free trip to Australia. On this trip, you can take up to 1 guest. So, who would you like to take along with you, sir? My wife. Oh, so sweet, sir. अंकल जी घूमना चाहते हैं और हमारा काम है उनको घुमाना। सर, कैन यू गिव मी हर नेम एंड योर पैन कार्ड नंबर प्लीज? Yes, yes. Her name is Parul Mehta. PIN number is. अंकल जी ने अपने बैंक सिक्योरिटी क्वेश्चंस के सारे जवाब दे दिए। धत तेरी। So, when are you sending us? When would you like to go, sir? July is a birthday, no? Oh, that's great, sir. I have selected July. To confirm the month of July, please help me with the 6-digit international travel code that we have just sent you, sir. हमारा बोलने का मतलब OTP था, लेकिन जब हम इसको इंटरनेशनल ट्रैवल कोड बोलते हैं तो हमारा अंकल जी का जो दिमाग है 7 वेकेशन मोड में चला जाता है। 4 5 2 6 1. थैंक यू सो मच सर। देखो, हमने अंकल जी के OTP से इनके बैंक अकाउंट में घुस के इनके रिटायरमेंट सेविंग्स के सारे पैसे ढाप लिए। You know, my wife will love this surprise. Yes, sir. This will be a big surprise. आपको क्या लगता है आपके साथ नहीं हो सकता? ये जमतारा है, सबका नंबर आएगा। पुलिस के पीछे मुंह लटकाए खड़े फोटो सेशन करा रहे युवक रियल लाइफ की जामताड़ा बना रहे थे। हाँ, वही जामताड़ा वेब सीरीज जिसमें जमकर लोगों को चूना लगाया था, लेकिन इन्होंने हकीकत में लोगों को चूना लगा दिया। वो भी 1000-2000 का नहीं, 1,00,000-2 लाख का नहीं, पूरे 3.5 करोड़ का। जिसके बाद लखनऊ की साइबर सेल ने जांच शुरू की तो इन लखनवी जामताड़ा की रियल स्टार कास्ट और पटकथा सामने आ गई। ये ऑर्गेनाइज्ड गैंग है जो कि जामताड़ा, दुमका, गिरिडीह इन जिलों में इनका पूरा जाल फैला हुआ है। ये लोग बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं। खासकर ये अपना टारगेट उनको बनाते हैं जो कि पेंशनधारी है, मतलब उनकी जिनकी उम्र 60-65 साल से ऊपर है, रिटायर कर चुके हैं। इनका पैसा विभिन्न बैंकों में जमा होता है, उनको ये टारगेट करते हैं। इनका डेटा ये बैंक कर्मी से मिलकर बात कर लेते हैं। ऐसे पेंशनधारी जिनका अकाउंट, जिनका पैसा बैंकों में जमा है और उस पर इंटरनेट बैंकिंग नहीं एक्टिवेट है। दरअसल जिन 9 लोगों को साइबर सेल के सहयोग से पुलिस ने पकड़ा है, उन्होंने सीनियर सिटीजन के बैंक खातों को चट कर लिया। पहले फोन किया, फिर सारी जानकारी ली और फिर चूना लगा दिया, बिल्कुल जामताड़ा स्टाइल में। तो ऐसे व्यक्ति को टारगेट करते हैं, उनसे वो फोन करके उनसे इंटरनेट, उन्हें तरह तरह का प्रलोभन देकर उन पर इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट कराते हैं, नंबर 1।
इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट कराने के बाद वो उसका एक्सेस और बैंक में अपना मोबाइल नंबर, कल्पित अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करा देता है और पूरा कंट्रोल अकाउंट का अपने हाथ में ले लेता है। ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में ये करते क्या है कि जो अमाउंट उस पेंशनधारी का बैंक में जमा है उसकी वो एफडी कराते हैं। एफडी कराने जैसे उसके अकाउंट में, किसी पेंशनधारी के अकाउंट में 30 लाख रुपए हैं तो वो उसकी एफडी कराते हैं और उस एफडी पे 90% लोन करा देते हैं। अगर 30 लाख रुपए उनका एफडी है तो 25 लाख रुपए उन्हें लोन में मिल जाता है, यानी कुल अमाउंट 55 लाख रुपए हो गया। फिर इस अमाउंट को ये अपने अकाउंट में, विभिन्न अकाउंटों में ट्रांसफर कर देते हैं, जो कि फेक है। नॉर्मली इस केस में जितने भी अकाउंट हमें 9 अकाउंट प्रकाश में आए थे स्टेट बैंक के, जो कि मुंबई, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात के पाए गए, लेकिन उसका एक्सेस कंट्रोल, जो उसका एक्सेस था वो हमें यहीं जामताड़ा में मिला। जब लगातार पुलिस के पास शिकायतें आने लगी तो साइबर सेल ने जांच शुरू की थी और जब जांच शुरू की तो एक एक कर सारे किरदार हाथ आते चले गए और फिर मामले की परत दर परत खुलती चली गई। क्योंकि इनके मोबाइल का जब हम लोगों ने अवलोकन किया तो उसमें पाया कि पेंशनधारियों के अकाउंट नंबर मिले, उनके मोबाइल नंबर मिले, उनका कॉन्टैक्ट नंबर मिला। ऐसे पेंशनधारी जिनको ग्रेच्युटी मिली हुई है एक संख्या में, इवन की जुडिशियल ऑफिसर्स के भी नंबर इनके मोबाइल में मिले, एक पूरे लिस्ट में ली है, जिसकी जांच हम एफएसएल से कराएंगे। सारा का सारा ये जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में उन्होंने सेव किया हुआ है और बहुत नाइस तरीके से लोग काम करते हैं। जितने भी अकाउंट हैं वो अलग अलग जिलों में हैं, अलग अलग देश के विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग झूठे नाम पते से लिए गए। फिलहाल इस गैंग के 9 लोगों के गिरबां तक पुलिस के हाथ पहुंच गए हैं और तलाश जारी है इनके साथियों की जो इनके गिरोह में शामिल हैं। लेकिन आप हो जाइए सावधान, अगर आपके पास बैंक के नाम पर कोई फोन करता है और जानकारी लेने की कोशिश करता है, क्योंकि वो आपकी जमा पूंजी को चट कर सकता है। जामताड़ा का एक बड़ा नेटवर्क पुलिस ने तोड़ा है, 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। उसके अलावा भी तमाम से लोगों की जो तलाश की जा रही है। उसके अलावा जिस तरीके से अपराध हो रहे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं एहतियात बरतने की जरूरत है। रवि कुमार, इंडियन न्यूज़। तो आपने रिपोर्ट देखी कैसे शातिराना अंदाज में लोगों के साथ साइबर ठगी की जाती है। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, उनसे चर्चा करेंगे ऐसे अपराधों पर कैसे हम कंट्रोल करें, इसको लेकर। मेरे साथ हैं विवेक रंजन राय जो एसीपी हैं साइबर क्राइम सेल के। विवेक रंजन जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। साथ ही मेरे साथ खुद पीड़ित हैं विवेक नायक। विवेक नायक जी, आपका भी स्वागत है। साथ ही साइबर एक्सपर्ट हैं हमारे साथ रक्षित टंडन। रक्षित जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले विवेक नायक जी, आप ही के पास में आ रहा हूं और बताएं आज आप इंडिया न्यूज पर कि कैसे आप पीड़ित हुए, कैसे आपके साथ साइबर ठगी हुई और कैसे उन लोगों ने जाल बिछाया, अपराधियों ने जाल बिछाया और आपको लूट लिया तकनीक के माध्यम से। विवेक नायक जी। सभी को नमस्कार मेरा जी। विवेक नायक जी, आप अपनी बात रखिए, कैसे आपके साथ साइबर ठगी हुई है इसके बारे में आप बताइए खुलकर, क्योंकि हमारे साथ खुद साइबर क्राइम सेल के एसीपी मौजूद हैं, साइबर एक्सपर्ट मौजूद हैं, जिनके माध्यम से हम बाकी के दर्शकों को ये भी बताएंगे ताकि वो पीड़ित ना बन सके, उनके साथ ऐसी वारदात ना हो। विवेक नायक जी, मैं चाहूँगा आप अपनी बात को रखें और बताएं कैसे आपके साथ ये पूरी घटना हुई। ये घटना मेरे पिताजी के साथ हुई है जी। और उन्होंने सेफ्टी ऑफिसर बन करके फोन किया था जी। और यही सब करके उन्होंने ऑनलाइन एफडी से 43 लाख का लोन ले लिया लगभग। और फिर उसके बाद 30 जून को पिताजी के बचत खाते से 9,30,000 रुपए निकाले, तब हमको सूचना प्राप्त हुई इसकी जी। विवेक नायक जी, तो आनंद फानन में हम लोग थाने पहुंचे, थाने से पता चला साइबर सेल है। तो एक छुट्टाई से फिर हम लोग साइबर सेल में एसीपी सर के संपर्क में आए, तो उन्होंने सब
बोलिए आप क्या कह रहे हैं? ठीक है विवेक नायक जी, मैं आपके पास लौटूंगा। विवेक रंजन राय जी सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आखिर कैसे साइबर ठगी लोगों के साथ हो जाती है, आखिर कैसे इन लोगों के हौसले इतने बुलंद हैं और क्यों ये लोग पकड़े नहीं जाते हैं, आखिर कैसे ये अपने आपराधिक वारदातों को अंजाम देने में कामयाब हो जाते हैं? विवेक रंजन जी। विवेक रंजन जी, आप सुन पा रहे हैं सर मुझे? जामताड़ा, दुमका, गिरिडीह इस इलाके से ऑपरेट कर रहा है। इनका टारगेट पेंशनर्स हैं। ज़्यादातर अब जो नए सामने में आ रहा है पेंशनर्स हैं जो कि रिटायर हो गए हैं, उनके खातों में अच्छे खासा अमाउंट उनके अकाउंट में है और उनको इंटरनेट बैंकिंग करना नहीं आता, वो ऑनलाइन बैंकिंग नहीं कर पाते जी। ऐसे लोगों को, ऐसे पेंशनर से ये लोग निशाना बनाते हैं, फोन करके इनसे उनको अपने विश्वास में लेकर कॉन्फिडेंशियल डेटा शेयर करा लेते हैं। जैसे अगर उनके अगर बैंक अकाउंट में इंटरनेट बैंकिंग नहीं है तो उनसे बात करके दोनों SBI के माध्यम से जो अभी घटना है विवेक नायक जी के साथ, पिताजी के साथ हुई है, उसमें साइबर ठगों ने SBI योनो के माध्यम से इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट कराया। उनकी जो राशि पड़ी थी उसको उन्होंने उसकी FD करा दी। FD कराने के बाद उसके ऊपर लोन कराया। टोटल 52,14,00,000 रुपए इनके अकाउंट से अपने विभिन्न अलग अलग फर्जी अकाउंटों पे ट्रांसफर कर लिए। ठीक है सर, मैं आपके पास लौटूंगा। ठीक है सर, लौटूंगा आपके पास। रक्षित जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को सुविधा मिली है और आसानी ट्रांजैक्शन करने में लोगों को होती है, लेकिन ये नुकसान भरा भी है, लोग साइबर ठगी का शिकार हो जाते हैं। आखिर कैसे हम इससे बच सकते हैं और कैसे लोगों को अलर्ट रहना पड़ेगा ताकि ऐसे लोगों के झांसे में वो ना आए? रक्षित जी। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश पुलिस और लखनऊ साइबर सेल को बधाई देना चाहूँगा जी। जो इन्होंने ये जो गिरोह पकड़ा है जी। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है, आप अपनी बात पूरी करें रक्षित जी। जी, तो जैसे गाड़ी चलाने के लिए गाड़ी का सीखना बहुत ज़रूरी है जी। और अगर आप बिना सीखे सड़क पे गाड़ी चलाते हैं तो दुर्घटना होती है जी। इसी प्रकार से जो डिजिटल क्रांति आई है, इसमें जब तक आपकी एजुकेशन और एम्पावरमेंट ना हो, अब आपको डिजिटल बैंकिंग के तरीका नहीं पता हो, उसको कैसे एक्टिवेट करते हैं या डीएक्टिवेट करते हैं नहीं पता है, तो इस तरह के जो ये बैड एक्टर्स हैं या हैकर्स हैं, ये इस तरह से बेवकूफ़ बनाते रहेंगे और इस तरह से वो सक्सेसफुल होते रहेंगे जी। वो किसी भी नाम से OTP लेके। और ये तो जो घटना हुई है पेंशन वालों के साथ, इसके अलावा इधर कई ऐसे मामले आए जिसमें एयरटेल बन के कंपनी बन के, मोबाइल कंपनी बन के उन्होंने सिम कार्ड बंद करा लिया लोगों का, ये कह के कि हम आपकी सिम को ई-सिम में कन्वर्ट कर रहे हैं जी। और उसके बाद जब सिम बंद हो गई तो उन्होंने सिम को अपने पास एक्टिवेट करके उनके सारे खाते UPI अपने कंट्रोल में लेके पूरा पैसा निकाल लिया। तो एजुकेशन और अवेयरनेस ही इसका एक समाधान है। साइबर सेफ्टी और साइबर सिक्योरिटी को अब एक कल्चर की तरह ट्रीट करना होगा, ये कोई सब्जेक्ट नहीं रहा। अब वो एजेड लोग हों या मिडिल एज लोग हों या बच्चे हों, अगर आप इंटरनेट कंज्यूम करते हैं तो आपको इंटरनेट सुरक्षा के बारे में पहले से पूरा पता होना चाहिए और उस एप्लीकेशन को कैसे चलाते हैं वो पता होना चाहिए। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जागरूकता यहाँ पर बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे ऐसे अपराधियों के झांसे में आते रहेंगे जो साइबर ठगी के जरिए लोगों को चूना लगा देते हैं, कंगाल कर देते हैं। बहरहाल मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि हमारी टीवी स्क्रीन पर नीचे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, यानी कि आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबर पर कॉल करके हमारे साथ अपनी राय साझा कर सकते हैं।
या अगर आपके साथ भी कोई ऐसी घटना हुई है तो आप उसको बता सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप उन एक्सपर्ट से ये भी जान सकते हैं कि कैसे आपको और सावधानी बरतनी होगी और कैसे इन ठगों से आप बच सकते हैं। तो विवेक नायक जी, एक बार फिर से मैं आपके पास आऊँगा, आप शुरुआत से एक बार बताएं कि कैसे उन लोगों ने कॉल किया या कैसे उन्होंने आगे प्रोसेस को बढ़ाया आपको ठगने के लिए। आपके पिताजी के साथ जो घटना हुई है, जिस भी तरीके से उन्होंने तकनीक का इस्तेमाल किया, क्या क्या स्टेप हुए थे और क्या जरा सी भी भनक आप लोगों को नहीं लगी कि आपके साथ कोई बड़ी ठगी हो सकती है? विवेक नायक जी। जी जी सर बोलिए, विवेक नायक जी अपनी बात रखिए। हाँ जी, ये तो मालूम है ना, मेरे पापा के बचत एफडी पहले से घर पे रखी हुई जी। थी, ऑनलाइन इसका लोन हो गया और 9,30,000 जब बचत खाते से 30 जून को मैसेज आया तो हम लोग साइबर सेल पहुंचे। तो उस समय थोड़ा देर हो गई थी तो बंद हो चुका था साइबर सेल। तो अगले दिन 1 जुलाई को हम लोग सुबह पहले बैंक पहुंचे। तो बैंक है तो हम लोग 9,30,000 की एप्लीकेशन देने गए थे कि हमारे बचत खाते से पैसा निकला, इसको फ्रीज कर दिया जाए। फिर जब ब्रांच मैनेजर से संपर्क हुआ तो उन्होंने बताया ऐसा ये 9,30,000 का फ्रॉड नहीं है जी, ये लगभग 53 लाख का फ्रॉड है। ठीक है विवेक नायक जी आप बने रहिए, मैं आपके पास लौटूंगा और आगे की बात भी आपसे मैं जानूंगा। लेकिन फिलहाल हमारे साथ अमरोहा से एक दर्शक विकास पटेल जुड़ गए हैं। विकास जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर, आप अपनी राय रख सकते हैं। विकास पटेल जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? विकास जी, आप अपनी राय रख सकते हैं। जी सर, आपकी आवाज आ रही है, अपनी राय रखिए आप। विकास पटेल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, लगता है संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा, दोबारा हम जुड़ने की कोशिश करेंगे अपने दर्शकों के साथ। तो विवेक नायक जी, जिस तरह से आपने बताया कि आप जब ब्रांच में गए तो आपको ये बताया गया कि आपके साथ एक बड़ी ठगी की गई है, वो भी तकनीक के माध्यम से। साइबर ठगों ने आपको चूना लगाया है। इसके बाद आपने किस तरीके से पुलिस में कंप्लेंट की और इसके बाद आपका रुख किस तरीके से रहा था? का मुझे पता चला तो मैंने कहा ये जो पैसा निकला होगा किसी बचत खातों में गया होगा जी। तो मैंने ब्रांच मैनेजर से बोला, तो मैंने ब्रांच मैनेजर ने मुझे स्टेटमेंट निकाल करके चारों खातों का दिया। तो उसमें 9 खातों में एसबीआई के भी 9 खातों में पैसा गया था जी। फिर तो मेरे द्वारा ये मैनेजर साहब से कहा गया कि ये 9 खातों की कृपया केवाईसी तो हमको उपलब्ध कराई जाए ना। और साइबर सेल की टीम ने भी इनसे केवाईसी मांगी बैंक से जी। लेकिन आज 1 जुलाई से आज 9 अगस्त हो गया, लेकिन अभी तक केवाईसी शाखा द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई। ठीक है सर, ठीक है, आपके पास लौटूंगा। विवेक रंजन जी, सर हमारे साथ विवेक खुद जुड़े हैं, जो पीड़ित हैं, उनके पिताजी के साथ जो ठगी हुई है वो बता रहे हैं। यानी कि क्या ये माना जाए कि जो बैंक का रवैया रहता है काफी ढीला ऐसे मामलों पर रहता है, और क्या पुलिस उन अकाउंट्स का पता नहीं लगा सकती है जिन अकाउंट्स में रुपयों को ट्रांसफर किया जाता है साइबर ठगी के जरिए, तकनीक के माध्यम से? क्या उनकी जो तकनीक है उसके आगे पुलिस की तकनीक कमजोर साबित होती है? विवेक रंजन जी। जी, ऐसा कुछ नहीं है जी। पुलिस की तकनीक हमेशा आगे रही है और हमेशा आगे रहेगी जी। नंबर 1 जी। नंबर 2, जिन खातों में ये पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं तो उनका जो नाम वो हमेशा से फेक होती है, वो एड्रेस से यूज नहीं करता। समस्या यहाँ के द्वारा आप बोले वेरिफिकेशन नहीं कराया जाता, नहीं फिजिकल वेरिफिकेशन कराया जाता, नहीं तो मोबाइल पर रजिस्टर किए जाते हैं तो ईमेल एड्रेस इसका भी टेली वेरिफिकेशन नहीं होता। पर ये दोनों वेरिफिकेशन हो जाए तो इस तरह के फ्रॉड होने की संख्या कम हो जाएगी। पुलिस इनको वेरीफाई करती है, पता चलता है कि ये फोटो आधार कार्ड में लगा होता है, फॉर्म केवाईसी और योर कस्टमर्स फॉर्म में कोई और फोटो लगा होता है।
बैंक कर्मी इसका मिलान भी नहीं करते कि आप फोटो एक है या दो। ये समस्या आती है इसी का साइबर। राय साहब, लेकिन फॉल्ट आप यहाँ किसका मान रहे हैं? क्या यहाँ पर बैंक का फॉल्ट रहता है कि जो भी व्यक्ति अकाउंट ओपन करवाने जाता है उसकी ठीक तरीके से जांच पड़ताल बैंक कर्मी नहीं करते हैं? क्या बैंक का फॉल्ट यहाँ पर माना जाए? और जिस तरह से हमारे साथ खुद जो पीड़ित जुड़े हैं, विवेक जी बता रहे हैं कि बाद में भी उनको सही जानकारी नहीं दी जाती है कि आखिर कहाँ पर पैसा गया, किसके अकाउंट में ट्रांसफर किया गया। राय साहब, वो तो उनके हाथ वो तुरंत नहीं देके 2 दिन 3 दिन 4 दिन हफ्ते 10 दिन का समय लेते हैं, लेकिन हमें जानकारी जानकारी दे देती है। समस्या सिर्फ ये है कि जो भी KYC ये बनाते हैं उसका वेरिफिकेशन न तो फिजिकल होता है न ही डिजिटल होता है। दोनों मोबाइल नंबर भी जो लिए जाते हैं वो भी फर्जी अकाउंट के लिए, फर्जी पते पे लिए जाते हैं जो कि अकाउंट पर रजिस्टर होते हैं। और जो अकाउंट क्रिएट किया जाता है वो उससे भी जो भी पेपर सबमिट की जाती है, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे पैन कार्ड हो, चाहे अन्य कोई ID हो जिसके आधार पर बैंक अकाउंट हो जाता है, तब हमें फर्जी मिलता है। उस नाम पते का कोई एड्रेस और व्यक्ति नहीं। ठीक है, लेकिन रक्षित जी, जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि फर्जी डिटेल देकर अकाउंट ओपन करवाते हैं उसके बाद ताकि उनको ट्रेस ना किया जा सके, क्या इसका कोई और तरीका नहीं है? कैसे लोग बच पाएंगे अगर इसी तरीके से फेक अकाउंट खुलते रहे ऐसे लोगों के जो ठगी करते हैं लोगों के साथ? तो जनता लुटती रहेगी, जनता ठगी का शिकार होती रहेगी। आखिर उपाय क्या है, बचाव क्या है इसके, रक्षित जी? फर्जी सिम कार्ड, मतलब फर्जी का मतलब कि वो किस नाम से लिया गया, वो नाम एग्जिस्ट करता है नहीं, वो फोटोग्राफ मैच नहीं हुई। तो ये जो लूप होल्स है, इन्हीं लूप होल्स का ये फायदा उठाते हैं जो हैकर्स हैं। तो इसमें सबकी जिम्मेदारी नियमित होनी चाहिए, मतलब बैंकों की भी अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए। टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, जो मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर लोगों को सिम कार्ड इशू करते हैं, जब तक इन सिस्टम्स के लिए फुल प्रूफ सिस्टम्स नहीं आएंगे, ये वाली समस्या रोकना बहुत मुश्किल है और ये बढ़ेगी और बढ़ गई है। जिस तरह के ये फ्रॉड्स होते हैं और जो ये पेमेंट्स ट्रांजेक्शन होते हैं और बैंक टू बैंक जंप करते हैं या वॉलेट टू वॉलेट जंप करते हैं, उसमें वो सिम गड़बड़ होता है, उनका पैन कार्ड गड़बड़ होता है, उनका आधार गड़बड़ होता है, फोटो कोई और होती है। तो यहाँ पे एक नैतिक जिम्मेदारी बैंकों की बनती है कि वो अपने KYC नो योर कस्टमर वाला जो प्रोसेस है उसको एक फुल प्रूफ सिस्टम में लाए, जिससे कि वो कमियां ना हो। तो ये वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप ही बहुत कम हो जाएंगी और मैं कहता हूँ खत्म ही हो जाएंगी अगर सिर्फ 2 चीज को नियंत्रित कर लिया जाए, एक सिम कार्ड और एक बैंक का खाता खोलने का प्रोसीजर। ठीक है रक्षित जी, मैं आपके पास आऊंगा। अमरोहा से राजकुमार एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर, अपनी बात रखें। जी हाँ जी राजकुमार जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रख सकते हैं। मैं विकास पटेल का आपके पास आधार कार्ड की फोटो नंबर दे सकता हूँ। जी हेलो जी सर, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात पूरी करें। हेलो चलिए राजकुमार जी, शुक्रिया आपका। लगता है तकनीकी खामी की वजह से आवाज़ ठीक तरीके से नहीं आ पा रही है। रक्षित जी, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि यहाँ पे लूप होल्स कुछ हैं, अगर कोई टेलीकॉम कंपनी किसी भी यूज़र को सिम कार्ड देती है, उस सिम कार्ड के ज़रिए एक नंबर जनरेट होता है, उसी नंबर के आधार पर बैंक अकाउंट में कोई भी व्यक्ति जो इस तरह की वारदातों में लिप्त रहता है वो अपना अकाउंट ओपन करवा लेता है। वहाँ पर भी कुछ लूप होल्स होते हैं, उनकी वजह से लोग शिकार हो जाते हैं, उसके बाद अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र होता है। लेकिन कुल मिलाकर सवाल ये है, क्या कोई तकनीकी आधार नहीं है इन लूप होल्स को खत्म करने का, या फिर ऐसी वारदातों को रोकने का सिर्फ जागरूकता ही एक इलाज है, सिर्फ लोग सतर्क रहें, इसी से बचा जा सकता है? जागरूकता के अलावा सरकार ने भी कुछ नियम बनाए हैं और कानून को देखते हुए बनाए हैं, जिसमें आप जब सिम कार्ड दोबारा अपना ही सिम कार्ड इशू कराते हैं तो 24 घंटे तक आपकी SMS की सेवा चालू नहीं होती है। लेकिन यह सिस्टम समझना पड़ेगा, सिर्फ एक OTP वेरिफिकेशन से प्रोसेस आगे बढ़ने लगता है। तो
जो इनके साथ भी घटना घटी उसमें जब उसने उनके मेन खाते में अपना कंट्रोल लिया तो उसके लिए उसको ओटीपी लगा। उसने जैसे ही वो ओटीपी लिया, क्योंकि ये नेट बैंकिंग यूजर नहीं थे, उसने उनका नेट बैंकिंग एक्टिवेट कर लिया। तो आज इस डिजिटल क्रांति के युग में जब आपको पता है कि हम डिजिटल पेमेंट्स यूज कर रहे हैं, डिजिटल बैंकिंग नाम की चीज है, तो बैंकों का भी फर्ज बनता है कि अपने कस्टमर को एजुकेट करें, प्रशिक्षित करें, और यूजर की ये अवेयरनेस बनती है कि वो यूपीआई, एटीएम, ओटीपी जैसे शब्दों को समझे, इसके कार्य कैसे करते हैं, ये फ्लो कैसे करता है, कि मैं सिर्फ एक ऑनलाइन बैंकिंग से एफडी बना सकता हूँ और ऑनलाइन लोन भी ले सकता हूँ अगर मेरा नेट बैंकिंग का कंट्रोल मेरे हाथ में। तो हर इंसान को अपनी डिजिटल आइडेंटिटी सुरक्षित रखनी चाहिए। जहाँ तक पुलिस और साइबर सेल का सवाल है, तो आपने इसी केस में देखा कि कितनी सफलता से इस पूरे गैंग को पुलिस ने पकड़ा। तो पुलिस के पास उसके साधन है, ऐसा नहीं है कि हमारी साइबर पुलिस पे तकनीकी साधन नहीं है, लेकिन हाँ ये चैलेंजेस आते हैं, केवाईसी जैसे फर्जी खाते, फर्जी, ये हमारे लिए चैलेंजेस होते हैं जिनसे इन्वेस्टिगेशन का टाइम कभी कभी बढ़ भी जाता है। जी ठीक है रक्षित जी, लौटूंगा आपके पास। उत्तराखंड से एक दर्शक हमारे साथ शमशेर जुड़ गए हैं जिनके साथ भी फ्रॉड हुआ है। शमशेर जी आप बताएं कैसे आपके साथ फ्रॉड हुआ, आप अपनी बात रखें। सर मेरा साइबर एक्सपर्ट से सवाल है। जी रक्षित जी आपसे सवाल है। हाँ सर, मेरा 6 तारीख को मेरे साथ फ्रॉड हो गया जवाबी एटीएम के माध्यम से। जी सर मैंने एटीएम और अकाउंट मैंने दोनों ब्लॉक करा दिए अभी। जी कैसे फ्रॉड हुआ? एटीएम मशीन में आप पैसा निकालने गए थे? नहीं, मैं घर पे ही था, मैं गूगल से अपना एटीएम अकाउंट वेरीफाई कर रहा था, तो बीच में जी अपनी बात पूरी करें सर। हाँ, बीच में ये कॉल आ गया मेरे पर, मैं समझ नहीं पाया कि कस्टमर केयर है या कोई फ्रॉड है। जी उसके बाद कैसे आपके साथ ठगी हुई? क्या कोई ओटीपी नंबर आपने शेयर किया था? क्या कोई बैंक डिटेल आपने दी थी, एटीएम कार्ड की डिटेल दी थी? कैसे ठगी आपके साथ हुई? एटीएम डिटेल उसने ले ली मेरे से, गलती से हो गया वो। जी ठीक है शमशेर, ठीक है शमशेर जी आपका सवाल है। रक्षित जी जो हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े हैं साइबर के, रक्षित जी यहाँ पर भी वही केस है, एटीएम कार्ड उन्होंने शेयर किया, एटीएम कार्ड का नंबर शेयर किया शमशेर जी ने, उसके बाद ठगी हो गई। रक्षित जी मैं दर्शकों को ये कहना चाहूंगा कि कभी भी अगर किसी सेवा में आपको कोई समस्या आती है तो जो आप कस्टमर केयर का नंबर ढूंढते हैं तो गूगल पे ना ढूंढे, उसी एप्लीकेशन के अंदर जाएं जिस ऐप में आपको समस्या है। क्योंकि इन बदमाशों ने क्या करा है, अपने जो फर्जी नंबर है उनको सर्च के अंदर भर दिया है नकली नामों से। अब मैं कस्टमर केयर का नंबर ढूंढ रहा हूँ तो मुझे वो पता चला जामताड़ा से कनेक्ट कर दिया उन्होंने, और वहां से उसने मुझसे कहा कि आप एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए और मैं जैसी ऐप डाउनलोड करेंगे तो मैं आपको सेवा दे दूंगा। और ये रिमोट सपोर्ट वाले जो ऐप्स आते हैं वो इन लोगों से डाउनलोड करा लेते और फिर इनके मोबाइल की स्क्रीन देख के इस तरह की घटनाएं हो जाती है। तो अगर आपको कभी भी कोई कस्टमर सर्विस की आवश्यकता है किसी भी सेवा के लिए, तो आप ओरिजिनल ऐप को खोलें। ओरिजिनल ऐप के अंदर आपको कस्टमर सर्विस का ऑप्शन दिखाई देगा, फिर आप उन्हीं से बात करें। और अगर आप बैंक से सेवा ले भी रहे हैं तो बैंक भी आपका ओटीपी नहीं मांग सकता। बिल्कुल बिल्कुल शमशेर जी, उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा और बाकी दर्शकों से भी ये अपील इंडिया न्यूज करना चाहेगा, क्योंकि रक्षित टंडन जी जिस तरह से बता रहे हैं कि अगर आपको किसी भी समस्या से संबंधित बात कस्टमर केयर पर करनी है तो आप इंटरनेट पर गूगल पर जाकर उसका नंबर सर्च ना करें, बल्कि अपनी ओरिजिनल एप्लीकेशन में जाकर टोल फ्री नंबर आप देख सकते हैं, वहां से आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। तो कुल मिलाकर जागरूक आपको रहना बेहद जरूरी है। एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप भी किसी ठगी की घटना का शिकार हुए हैं तो आप भी अपना सवाल एक्सपर्ट से कर सकते हैं। और लगातार जो एक्सपर्ट की राय सामने आ रही है हमारी चैनल पर बैठकर, उसके माध्यम से अपने दर्शकों को हम जागरूक करना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन बातों को ध्यान में रखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन बातों को ध्यान में रखें। मेरे साथ एसीपी भी जुड़े हुए हैं। एसीपी साहब, सवाल मेरा यहाँ पर फर्जी कॉल सेंटर्स को लेकर भी है। कई सारे ऐसे फर्जी कॉल सेंटर्स हैं जहाँ पर एक पूरा नेक्सस चलाया जाता है और लोगों को नंबर निकालकर डेटा के जरिए उनको कॉल की जाती है। तो कैसे ऐसे फर्जी कॉल सेंटर्स पर आप लगाम लगा रहे हैं,
कैसे साइबर पुलिस काम कर रही है और कैसे ऐसी वारदातों को रोकने में और मदद आगे पुलिस को मिल रही है या फिर कैसे लोगों की मदद पुलिस कर रही है? देखिए, जहाँ तक फर्जी कॉल सेंटर का सवाल है, जी, जहाँ तक जामताड़ा गैंग है या फिर एनसीआर, ये कॉल सेंटर अलग अलग विभिन्न जगहों पे चल रहे हैं। जी, जहाँ तक जामताड़ा की बात है, जामताड़ा में कोई ये हर घर में, मैक्सिमम घरों में 2-4 लड़के इकट्ठे हो जाके तो कॉल सेंटर बनाकर करना। जब भी सूचना, जब भी कोई शिकायत मिलती है, साइबर सेल के द्वारा वो त्वरित कार्रवाई की जाती है, उनकी आरक्षित। इसके साथ साथ समाज को, आम पब्लिक को इंटरनेट के संबंध में करना पड़ेगा। कुछ पॉलिसी भी बदली जा सकती है। जैसे अगर मेरी व्यक्तिगत सलाह कर दूँ तो अगर जो सामान्य व्यक्ति की होती है, कॉलर कर्मी बन के फोन करता है और उससे OTP ले लेता है। अगर हम अपने सिस्टम में कुछ सुधार कर लें, जैसे 2 स्टेप OTP हो जाए, कि मुझसे किसी ने OTP पूछ किया और मेरे साथ ठगी हो गई और मुझे मैसेज अकाउंट हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट, पर जब तक उस SMS को, जब तक उस ट्रांजेक्शन को कंफर्म ना कर दूं, तब तक वो ट्रांजेक्शन आगे ना जाए, वो सस्पेंड हो जाए। कस्टमर के पास दूसरे स्टेप OTP में ये पावर हो जाए कि वो उस ट्रांजेक्शन को कैंसिल या कंफर्म कर दे, और वो कंफर्म कर देता तो ट्रांजेक्शन प्रोसीड हो जाए। अगर वो कैंसिल करता है तो वो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को सस्पेंड कर दिया, रोक दिया जाए। इससे बहुत सहूलियत मिलेगी। मेरे हमारे जो साइबर ठगी हो रही है वो फाइनेंशियल पर्पज से हो रही है, फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है। अगर ट्रांजेक्शन में 2 स्टेप या 3 स्टेप कर दिया, कस्टमर समझ पाए और अपने ट्रांजेक्शन को रोक पाए और सस्पेंड कर पाए, और ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट, ये प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में हो जाए, मैं तो बहुत आम जनता को बहुत उपयोगी है। ठीक है सर, आपके बात में लौटूंगा। रक्षित जी, अभी आप कुछ देर पहले कुछ सुधार की बात भी कर रहे थे, क्योंकि एक OTP के जरिए ही ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। एक OTP ऐसा माध्यम है, सिर्फ OTP शेयर करके फ्रॉड हो सकता है। क्या और सुधार हम कर सकते हैं जिनसे ऐसे फ्रॉड को रोका जाए? रक्षित जी। सर, ऐसा है कि एक और ऑप्शन दिया था बैंकों ने, और जहाँ तक मेरी नॉलेज में है वो शायद 31 मार्च तक सब बैंकों को लागू भी करना था, या 1 अप्रैल से, कि हमारे मोबाइल ऐप में, जो बैंकिंग का मोबाइल ऐप है, उसके अंदर अपनी सेवाओं को ऑन या ऑफ करने की सुविधा दी जाएगी। कई बैंकों ने तो ये लागू कर दिया है। जैसे एक कार्ड मैं यूज करता हूं तो उसमें मैं अपने कार्ड को ऑन और ऑफ कर सकता हूं, जैसे बिजली का स्विच होता है। तो मैंने अपने डेबिट कार्ड को ऑफ कर दिया, अब मेरा ऑफ है कार्ड। तो अगर वो कार्ड चोरी भी हो जाए या मेरे से गलती से कहीं डेटा भी चला जाए तो वो चलेगा नहीं, वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, क्योंकि हमने मेन स्विच ऑफ किया हुआ है। तो ये एक सुविधा ऐड की है, और ये मुझे जहाँ तक मेरी नॉलेज सही है तो ये एक रूल आया था कि ये शायद 31 तारीख तक सब बैंकों को पालन करना था, अपने मोबाइल ऐप में संशोधन करना था। और इसमें लिमिट का भी था कि आप अपनी डेबिट और क्रेडिट लिमिट, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लिमिट, ये सब मोबाइल ऐप के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। जो विवेक जी ने पॉइंट बोला, ये मैं बहुत सहमत हूँ, और मुझे अच्छा लगा ये आइडिया कि हम डबल OTP वेरिफिकेशन से ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करें। एक IDS नाम का चीज होता है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। जब एक कस्टमर अपनी रोजमर्रा की आदत से हटके एकदम ट्रांजैक्शन करने लगे तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उस खाते को फ्रीज कर दे या थोड़ी देर के लिए लॉक कर दे। तो जैसे मैं वहां भी नोएडा रहता हूँ, नोएडा से इक्के दुक्के ट्रांजैक्शन महीना में 1-2 बार शॉपिंग वॉपिंग के करता हूँ, और अचानक से अलग लोकेशन से ट्रांजैक्शन होने शुरू हो जाए, तो इस तरह की सुविधाएं भी बैंक अपने टेक्नोलॉजी में संशोधन कर सकती है, जिसे इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम कहते हैं। और जो विवेक जी ने आइडिया दिया कि जैसे एक ट्रांजैक्शन हुआ मेरे खाते से 50,000 का, मैंने गलती से OTP दिया और मेरे पास SMS आ गया, वो SMS जब तक ओके नहीं होगा जब तक सेकंड वेरिफिकेशन ना डाला जाए। तो डबल वेरिफिकेशन मेरे ख्याल से इन समस्याओं का भी एक अच्छा समाधान हो सकता है। प्लस जो बैंकों ने अपने मोबाइल ऐप में संशोधन किया है वो यूजर जरूर सीखे,
और उसका इस्तेमाल करें। ठीक है रक्षित जी, ये काफ़ी सुधार के जो आइडियाज़ आपने बताए हैं या फिर इस तरीके की तकनीक और इस्तेमाल हो तो शायद ऐसे फ्रॉड को हम रोक पाएँ। एक दर्शक हमारे साथ हैं जोधपुर से, ललित जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर, आप अपनी बात रख सकते हैं। थैंक यू सर। सर मुझे ये कहना था कि मेरे साथ एक फ्रॉड हुआ है। मैंने एक कार देखी थी ऑनलाइन साइट पे, स्कॉर्पियो। हेलो जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है, आप अपनी बात रखें। ठीक है सर, मैंने कार देखी थी, उसकी प्राइस उन्होंने 4 लाख साइट जी। जब मैं वहाँ गया, जैसलमेर की साइड पे वो कार थी। जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने बोला कि मैं इंडियन आर्मी से हूँ, प्लस आप मुझे एक गेटवे के लिए पे कीजिए 4000 समथिंग रुपीज़ का कोई पेमेंट था जी। ठीक है सर, मैंने वो पे नहीं किया, बट मैंने सिर्फ अपना आधार कार्ड दिया, उससे उन्होंने वो डेबिट कर लिया। हाँ। सर तो मुझे ये पूछना था कि उन्होंने ये कैसे किया, प्लस इस टाइप से फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं, प्लस रोज की कॉल्स आ रही है इस चीज। ठीक है ललित जी, आप बने रहिए हमारे साथ। रक्षित टंडन है जो साइबर एक्सपर्ट हैं। रक्षित जी, क्या ऐसा संभव है आधार कार्ड से ट्रांजैक्शन, आधार कार्ड के नंबर से ट्रांजैक्शन, क्या इस तरह का फ्रॉड हो सकता है? सिर्फ आधार कार्ड से तो नहीं, लेकिन हाँ आधार बेस्ड पीओएस बने थे, आधार बेस्ड पीओएस, लेकिन वो बिना वेरिफिकेशन या फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन के ऑपरेट नहीं करते हैं। इस तरह के केसेस हमने बहुत सुने हैं। ये जो कंज्यूमर टू कंज्यूमर साइट्स होती हैं खरीदने बेचने वाली, ये लोग आर्मी के फर्जी आई कार्ड और आर्मी का नाम जरूर यूज करते हैं। ये उल्टा करते हैं, ये आपको क्यूआर कोड भेजते हैं कि हम आपका पैसा दे रहे हैं, आपकी जो पसंद है वो आप स्कैन कर लें, या फिर ये आपसे एक एसएमएस फॉरवर्ड करा लेते हैं एक नंबर पे, जिससे वो आपका यूपीआई एक्टिवेट कर लेते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं एक और कली होगी जो मिस हो रही है। सिर्फ आधार नंबर से खातों में से पैसा निकालने का सिस्टम नहीं ऐसा हो सकता, कहीं ना कहीं एक और कड़ी है। लेकिन ये बात मैं सहमत हूँ, इस तरह के फ्रॉड्स बहुत हो रहे हैं, और OLX पे खासतौर से हमने सुने कि इस तरह के रोज इक्के दुक्के मामले आ जाते हैं जिसमें लोगों का उल्टा पैसा चला जाता है। मतलब वो देने की बजाय ले लेते हैं आपसे, या आपसे लिंक क्लिक करा लेते हैं, या आपसे जमा करा के और फिर गायब हो जाते हैं। तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर में ये खूब हुआ है। ठीक है रक्षित जी, और मुझे उम्मीद भी है कि जो सवाल हमारे दर्शक ने पूछा उसका जवाब उनको मिला होगा और बाकी लोगों को भी सीख मिली होगी। हमारे साथ एक दर्शक और जुड़े हैं, आप अपना सवाल कर सकते हैं। अपना नाम बताइए सबसे पहले। मैं हिमाचल से नाहन से राहुल बोल रहा हूँ। मेरा सवाल साइबर एक्सपर्ट से ये है कि एक बार मेरे साथ एक ऐसा वाकया हुआ कि मेरे मेल आईडी पे HDFC बैंक की एक मेल आई। बहुत ज़्यादा मेल आईडी भी सिमिलर थी ओरिजिनल अकाउंट से, और उसके बाद उस पर ऑनलाइन नेट बैंकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन था, और उससे इन्फॉर्म किया गया कि मेरा जो अकाउंट है वो बंद हो सकता है, मुझे रजिस्ट्रेशन अगर करना पड़ेगा उसका ऑनलाइन। उसके बाद जब मैं उस लिंक पे गया तो सारी डिटेल मैंने फिल की, और उसके कुछ ही देर बाद मेरे अकाउंट से लगभग 1000 कम ही पैसे कटे, लेकिन पैसे कट गए। उसके बाद जब मैंने बैंक में कॉल किया तो उन्होंने बताया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे नहीं मांगते हैं। तो ऐसी चीज़ों से हम कैसे बच सकते हैं? रक्षित जी, मोबाइल दरअसल ईमेल के जरिए एक मेल आता है, एक लिंक दिया जाता है इंटरनेट बैंकिंग एक्टिव करने के लिए। क्या इस तरह से फ्रॉड हो सकता है, और अगर हो सकता है तो कैसे हम उससे बच सकते हैं? अभी कल परसों थोड़े दिन पहले की इंटरपोल की रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया है कि 300 से ज्यादा प्रतिशत अपराध ईमेल के माध्यम से किया गया है, और ये ईमेल नकली ईमेल कहलाती है, इन्हें फिशिंग मेल्स कहते हैं। ये सिंपल फॉर्म मेकिंग सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें हम फॉर्म बना सकते हैं। ये लोगों कहीं से भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और ये फिर इस जो विक्टिम्स होते हैं, जैसे इनके साथ दुर्घटना हुई कि उनसे वो फॉर्म पूरा फिलअप कराया, और उस फॉर्म में इन्होंने उनकी सारी निजी जानकारी प्राप्त कर ली, कार्ड नंबर और विन नंबर, और उनके खाते से पैसा निकाल लिया। तो एक सबसे पहली चीज हमें ये देखनी है कि हम ओरिजिनल वेबसाइट पे ही जाएं। हम ऊपर स्पेलिंग जरूर चेक करें, उस वेबसाइट के आगे एक ताला बना होना चाहिए और HTTPS लिखा होना चाहिए। और बैंक की कोई साइट आपसे आपका पिन, CVV, एक्सपायरी डेट और कार्ड नंबर नहीं मांगता है, और वो जो डेटा मांगता है वो इनक्रिप्टेड होता है, यानी कि HTTPS पे होता है, जिस पे ताला लगा होता है, जिससे कि कोई डेटा बीच में देख ना सके। तो ऐसे फॉर्म्स और ऐसे लिंक से बहुत बचना चाहिए, ऐसे पॉपअप से बचना चाहिए जो अचानक से पॉपअप आ जाता है कि आपके क्रेडिट कार्ड पे अवार्ड निकला है या पॉइंट्स निकले हैं, उन्हें रिडीम कर लीजिए।
आपको अपनी बैंक की जो ओरिजिनल पहचान है, वेबसाइट की स्पेलिंग है, वो अच्छे से पता होनी चाहिए। मेरा बैंक है ICICIbank.com, तो उसके अलावा और कोई नाम नहीं हो सकता, ना वो .in हो सकता है, ना .org है। अगर rakshitandon.com पे जाना है तो आपको स्पेलिंग पता होनी चाहिए, वरना आप रक्षित टंडन पे भी चले जाएंगे, ए को ओ कर देगा वो हैकर, वो इतने शातिर होते हैं। बिल्कुल ठीक है, उम्मीद है हमारे दर्शक को उनके सवाल का जवाब जरूर मिला होगा और बाकी लोगों को भी सीख जरूर मिली होगी। लेकिन विवेक रंजन जी, ये जो मैसेज वाला फ्रॉड है, मैसेज भेजकर किसी भी लिंक को ओपन करने के लिए कहा जाता है, ईमेल के जरिए एक मेल कर दिया जाता है, जैसे हमारे एक दर्शक ने बताया कि उनको इंटरनेट बैंकिंग एक्टिव करने के लिए मेल आया था, ऐसे मेल्स पर या फिर ऐसे फ्रॉड पर कैसे लगाम लगे? देखिए, सबसे पहले तो ये अवेयरनेस का काम, अवेयरनेस प्रोग्राम हमें चलाना पड़ता है। प्रत्येक कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोई भी अननोन व्यक्ति, अननोन कॉलर को आपके बैंक जी कोई भी कोई व्यक्ति आपको लिंक भेजता है या फिर कोई सॉफ्टवेयर या कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए कहता है, तो आप कतई उसे मना करते हैं। अननोन व्यक्ति से किया गया, क्योंकि बैंक और कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस तरह की कॉल्स नहीं करती। तो ये अवेयरनेस की जरूरत है। अगर मैं कर रहा हूँ तो मुझे अवेयर होना चाहिए, कोई भी लिंक मैं करूँ, किसी भी लिंक पे क्लिक ना करूँ, कोई भी लिंक पे दिए गए फॉर्म को भरो ना, QR कोड का इस्तेमाल ना करो। जो नॉर्मल बैंकिंग सिस्टम है, जो RBI की गाइडलाइंस में बनाई गई है, उसे फॉलो करो। साथ ही में एक बात और सलाह देना चाहता हूँ, जैसे रक्षित टंडन जी ने बात बताई कि अगर जो इंटरनेट बैंकिंग है जो लोकेशन बेस्ड हो, अगर मैं लखनऊ रह के ट्रांजेक्शन करता हूँ, अपनी बैंकिंग करता हूँ, अचानक वो वेस्ट बंगाल या जामताड़ा या फिर बिहार जाके अगर मैं ट्रांजेक्शन करने लगा, तो एक नोटिफिकेशन जरूर आना चाहिए। अगर मेरे बैंकिंग का ट्रांजेक्शन प्लेस बदल जाता है, जैसे आप नॉर्मली आप देखेंगे, जब भी हम गूगल या फेसबुक एक्सेस करते हैं, जब भी हम डिवाइस बदलते हैं या प्लेस बदलते हैं, एक नोटिफिकेशन हमारे मोबाइल नंबर पे और हमारे मेल पे जरूर आता है कि इज इट यू और नॉट। इफ तो हमें यस या नो हम क्लिक करते हैं। तो अगर ऐसा ही नोटिफिकेशन अगर बैंक भी जारी कर ले कि इसका नॉर्मली इंटरनेट बैंकिंग लखनऊ से होता है, लेकिन अभी तुरंत 1 घंटे बाद ये वहां से कर रहे हैं, जामताड़ा से कर रहे हैं, किसी अन्य प्लेस से कर रहे हैं जो कि 1000 किलोमीटर दूर है, तो इसको हम लोग काफी हद तक रोक सकते हैं। जियो लोकेशन बेस्ड मॉनिटरिंग, तो हम तब इस तरह के फ्रॉड को हम रोक सकते हैं। ठीक है सर, मैं चाहूंगा आप सभी लोग मेरे साथ बने रहें, क्योंकि एक केस का मैं अपने दर्शकों के साथ जिक्र करना चाह रहा हूं। दरअसल फिरोजाबाद पुलिस ने 4 साल के बाद एक ऐसे शातिर ऑनलाइन ठगी के आरोपी को गिरफ्तार किया है जो कई फर्जी कंपनियों का डायरेक्टर बनकर लोगों को ठगी का शिकार बनाता था। कई राज्यों में हजारों लोगों के करोड़ों रुपए गटक गया ये आरोपी। पुलिस की जब इस पर नजर पड़ी तो सब फर्जीवाड़ा खुल गया। ये रिपोर्ट देखिए। फिरोजाबाद में साइबर सेल ने हजारों करोड़ की ठगी करने वाले रैकेट के सरगना को गिरफ्तार किया है। आरोपी कई फर्जी कंपनियां बनाकर लोगों से पहले रुपए जमा कराता था, फिर सोशल साइट्स पर लाइक और क्लिक करा के प्रतिदिन कुछ पैसे देने का झांसा देकर ठगी को अंजाम देता था। आरोपी अमित सक्सेना ने लोगों को ठगने के लिए तमाम फर्जी कंपनियां बना रखी थी और इन कंपनियों में अपना नाम डायरेक्टर के तौर पर रख रखा था। उत्तर प्रदेश के अलावा कई राज्यों में इसने लोगों को हजारों करोड़ का फ्रॉड करके चूना लगाया। फ्रॉड करने वाले कंपनी के साजिशकर्ता को पकड़ा है, जिसका नाम अमित सक्सेना है। ये मूल रूप से धामपुर बिजनौर का है, लेकिन वर्तमान में नोएडा में रह रहा था। इसने थाना उत्तर क्षेत्र में एक फर्जीवाड़ा किया था, जिसमें करीब 7,52,500 रुपये का इसने साजिश करके लोगों का पैसा ठग लिया था। इसके ऊपर 11 मुकदमे हैं। अगर देखा जाए तो इसने तमाम तरह की इस तरह की कंपनी, फर्जी कंपनी बना के उसका डायरेक्टर बना बैठा हुआ है और लोगों को ठगता रहता है। करीब हजारों करोड़ रुपए का इसने अब तक फ्रॉड किया है और ये 2017 से मामला चल रहा था, जिसपे अभय जो सिसोदिया यहाँ के इंचार्ज, उन्होंने इसको लगातार ट्रैक करके इसको पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। आरोपी ने यूजर को ठगने के लिए 3 प्लान बना रखे थे। पहले प्लान के तहत
18,000 रुपए खाते में जमा करने होते थे, जो कि एक साल में कुछ रुपए के हिसाब से दे दिए जाते थे। इसमें यूजर को 350 लाइक और क्लिक करने पर प्रतिदिन 230 रुपए का रिटर्न मिलता था। दूसरा प्लान 57,000 रुपए का था। इसमें 350 लाइक करने पर 670 रुपए रोजाना मिलते थे। तीसरे प्लान में 1,15,000 रुपए जमा करना था। इसमें यूजर को 350 लाइक करने होते थे, जिसके एवज में 970 रुपए प्रतिदिन रिटर्न दिया जाता था। अगर आप देखेंगे तो यहाँ जो इसने कंपनी बनाई थी पेवे IT सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 2016 में फर्जी रूप से रजिस्टर करा के बनाया था इसने। और उसमें ये इस तरह से कहता था कि पहले यूजर को कहता था कि 18,000 रुपये की धनराशि खाते में जमा कर दो, फिर 1 वर्ष के लिए उसको रखता था, फिर यूजर को 350 लाइक क्लिक करने के लिए होते थे, जिसके लिए फिर ये करता था 230 रुपये प्रतिदिन रिटर्न देता था। इसी तरह दूसरा प्लान 57,000 का बनाया था, तीसरा प्लान 1,15,000 का बनाया था। कुल मिला के लगातार इसी तरह का करके लोगों को ये ठगी कर रहा था। और 2017 में शिकायतकर्ता पवन कुमार थे जलेसर रोड के, उन्होंने थाना उत्तर में इसके खिलाफ इस तरह का एक मुकदमा लिखा था, जिसमें ये वांछित चल रहा था लगातार, और आज इसको गिरफ्तार करने में पुलिस को सहायता। बहरहाल आरोपी ने अब तक कितने का फर्जीवाड़ा किया है, इसकी सही जानकारी पुलिस जांच के बाद ही पता चल पाएगा। पुलिस अभी आरोपी से पूछताछ कर इसके नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है। फिरोजाबाद से मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपने रिपोर्ट देखी, इस आरोपी को पुलिस ने पकड़ा है, आगे की कार्रवाई पुलिस अपनी कर रही है, लेकिन कैसे ये इसमें कामयाब हुआ ये हम जानेंगे साइबर एक्सपर्ट से। रक्षित हमारे साथ जुड़े हुए। रक्षित जी, यहाँ तो लाइक और क्लिक्स का खेल था, अब यहाँ तक ये साइबर ठग उतर आए हैं कि लोगों को और भी ज्यादा झांसे में कैसे लिया जाए, अब ऐसी तकनीक का इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं। रक्षित जी, 2016 में भी फरवरी में उत्तर प्रदेश पुलिस STF ने एक गाजियाबाद से ऐसा ही एक रैकेट पकड़ा था जी, और उसमें तो 3600 करोड़ का फ्रॉड था। उसमें पूरे हिंदुस्तान में बिल्कुल यही मेथड था, लाइक करने हैं। तो पॉन्जी स्कीम हमारे यहाँ शुरू से एक आपराधिक वो है, ये पॉन्जी स्कीम होती है। आप मेंबर बनाइए, मेंबर में आपके पैसे बढ़ेंगे। तो उन्होंने इसमें इंटरनेट को भी शामिल कर लिया कि आप लाइक करें। और अगर आपने अभी थोड़े दिन पहले की न्यूज देखी हो तो क्राइम ब्रांच मुंबई ने भी एक इसी तरह का रैकेट के ऊपर तफ्तीश कर रही है, जो फर्जी फॉलोअर को फर्जी लाइक पैसे लेके कराते हैं। तो ये बिल्कुल अब जो इंटरनेट खुला हुआ है, तो इंटरनेट पे नई नई तकनीक और नई नई चीजों को ये एक्सप्लॉइट करते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। लोगों को ये एक बेसिक समझ हमें आनी चाहिए कि साहब बिना मेहनत के तो पहली बार पैसा मिलता नहीं है। अगर पैसा कमाना है तो उसका एक सही 2 तरीके हैं, शॉर्टकट है और एक मेहनत वाला तरीका है। अब जब शॉर्टकट में जाएंगे तो ये 2 घटनाएं होंगी। और साइबर ठगी और जितने भी ये साइबर ठग है वो उसका फायदा उठाते हैं। तो ये जो फिरोजाबाद वाली घटना है ये प्योर वही पॉन्जी स्कीम वाली है, और बधाई देता हूँ फिरोजाबाद पुलिस को जो उन्होंने इस रैकेट को पकड़ा। ठीक है रक्षित जी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, आप अपना नाम बताइए और अपना सवाल कर सकती हैं, या आपके पास अगर कोई अपनी राय है तो वो आप दे सकती हैं। जी नमस्ते सर, मेरा नाम कनिका है, मैं पटना से बात कर रही हूँ। मैंने कुछ सामान खरीदा था कुछ टाइम पहले, और हमेशा से मेरा HDFC बैंक में अकाउंट है, उससे पैसे कट जाते थे ऑटोमेटिकली। लेकिन मेरे पास एक फोन कॉल आया जिसमें उन्होंने कोई रैंडम कोई महिला थी, उन्होंने मुझे कहा कि आपके अकाउंट से पैसे खत्म नहीं हुए, आपको मैं लिंक भेज रही हूँ, आप इस लिंक से पैसे डिपॉजिट कीजिए और जल्दी आप डिपॉजिट कीजिए, वरना आपका काम नहीं हो पाएगा, वरना आपके जो लोन के जो पैसे जो भी हैं वो चुका नहीं पाएंगे आप। तो उन्होंने मुझे एक लिंक भी भेजा था इसके लिए। जी रक्षित जी, ये दरअसल कॉल करके लोगों को झांसे में लेने की कोशिश होती है। देखिए ये कई तरीके से हो रहा है। ये लोग कई बार हम अपनी समस्या पब्लिकली लिख देते हैं कि अगर मैंने कोई चीज ऑर्डर करी और वो टाइम पे नहीं आई तो हम अपना रिव्यू लिख देते हैं पब्लिक डोमेन में। ये शातिर लोग वहां से वो डेटा चुरा लेते हैं, उनको पता होता है कि अभी अभी आपको फलानी साइट से समस्या हुई है, तो वो वहां से कॉल कर लेते हैं। ये बेसिकली ब्रीच ऑफ प्राइवेसी है, हमारे से ही कोई गलती होती है, इसीलिए उसी समय हमका कॉल आता है जिस समय हम समस्या में हैं, और हमें लगता है कि वो कॉल ठीक है और हम उनके दिए हुए लिंक पे क्लिक कर देते हैं।
और मैं अभी पहले भी एक कॉलर का फोन आया था, वो भी लिंक के शिकार हुए थे। तो ये लिंक की पुष्टि करना, लिंक कहाँ से आया है, हमें क्लिक करना है नहीं करना है, ये समझ होनी, साइबर समझ होनी बहुत जरूरी है। और जैसा हमारे एसीपी सर ने भी कहा कि अवेयरनेस इसका सोल्यूशन है। अभी भारत सरकार का एक रिपोर्टिंग पोर्टल है जहाँ पे हम ऑनलाइन साइबर अपराधों को रिपोर्ट करते हैं। वहाँ पे एक स्पेशल कॉलम बनाया है रिसोर्सेज का। उसमें हिंदी और अंग्रेजी में 2 किताबें दी गई हैं जिनका नाम है साइबर सेफ्टी मैनुअल। हम उन किताबों को फ्री में डाउनलोड करें, उनको पढ़ें, तो आपको बेसिक साइबर के सारे ये नियम कानून समझ में आएंगे। उसमें बड़े अच्छे अच्छे वीडियोस भी बना रखे हैं छोटे छोटे, किस तरह से जॉब का फ्रॉड हो रहा है, किस तरह से शादी का फ्रॉड हो रहा है। तो ये जागरूकता लोगों में, ये वेबसाइट है भारत सरकार की cybercrime.gov.in। ठीक है कनिका जी, मुझे उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा और साथ ही बाकी दर्शकों को ये सीख मिली होगी कि ऐसे हम ठगी से कैसे बच सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ विवेक रंजन जी आपसे मेरा ये है कि पुलिस अपना काम करती है पूरे तकनीक के आधार पर, लेकिन पुलिस की जो तकनीक है उसके पैरेलल यहाँ पर ऐसे साइबर ठगों की तकनीक भी चलती है। आपके पास भी कई ऐसे मामले आते होंगे, आपके संज्ञान में तमाम ऐसे मामले आए होंगे जिसमें एक अजीबोगरीब तरीके से लोगों के साथ ऑनलाइन ठगी कर दी गई होगी, लोगों को पता भी नहीं लगा कि उनके साथ ठगी हो रही है। कैसे आप हैंडल करते हैं ऐसे मामलों को और कैसे आपकी तफ्तीश आगे तक बढ़ती है और कैसे ऐसे लोग पकड़ में आ पाते हैं? जी, ऐसी कोई तकनीक नहीं है जिसे पुलिस नहीं जानती है जी, और पुलिस क्रैक करना नहीं जानती है। ठीक, वो तकनीक को पब्लिक को जानना आवश्यक है। जिस दिन पब्लिक ये तकनीक जान जाएगी, इस तकनीक से ठगी हो रही है जी, तो कोई भी अपराधी बाहर नहीं रहेगा, सभी जेल के अंदर होंगे और न ही वो अपराध कर पाएगा। तो इसलिए जैसा कि रक्षित टंडन जी ने बताया कि भारत सरकार की ऑनलाइन साइट है cybercrime.gov.in, जिससे कि अवेयरनेस रिलेटेड एक सारे मैनुअल हैं, उसे डाउनलोड करके उनको पढ़ना चाहिए। इस टाइप के साइबर क्राइम हो रहे हैं, फिशिंग है, स्मिशिंग है, जॉब फ्रॉड है, फेसबुक फ्रॉड है, इस तरह के कई फ्रॉड हो रहे हैं। लोगों को अवेयर होना चाहिए और हम लोग अपने ऑफिशियल फेसबुक ऑफिशियल हैंडल, जैसे हमारा ट्विटर हैंडल है, फेसबुक हैंडल है, इसके थ्रू हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं। उस अवेयरनेस में डूज एंड डोंट्स है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पब्लिक को पुलिस साइबर सभी प्रदेश के साइबर साइट को फॉलो करना चाहिए, देखना चाहिए और उनके द्वारा समय समय पर दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए और उसका प्रचार भी करना चाहिए कि खुद जाने समझे और दूसरों को भी बताएं। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ एक दर्शक है उत्तराखंड से, चंद्र जी, आपका स्वागत है। आप अपनी राय रख सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मेरा रक्षित टंडन सर से सुझाव पूछना था। जी जी पूछिए। सर, फ्रॉड केस में मेरा एटीएम और सिर्फ फ्रॉड हुआ है, लेकिन मैंने एटीएम और अकाउंट दोनों होल्ड कर दिए, बंद कर दिए हैं। तो अकाउंट खुलने के बाद कोई और इसमें केस हो सकता है या मेरा अकाउंट सेफ रहेगा? ठीक है, रक्षित जी आपसे सवाल है सर। अगर आपका एटीएम कॉम्प्रोमाइज हुआ था और आपका कार्ड और आपने वो ब्लॉक करा दिया है, तो उसके बाद आप अपना खाता चालू करके, उसमें कोई रिस्क नहीं है क्योंकि अब आपका कार्ड वो वाला तो बंद हो गया जो जिसकी डिटेल चोरी हुई थी। लेकिन इसमें एक बार ये बैंक से जरूर इंश्योर कर लीजिएगा कि कहीं उसका कोई यूपीआई एक्टिवेट तो नहीं हुआ था, और अगर वो भी हुआ है तो उसे भी बंद करा दीजिए और उसके बाद नए कार्ड के साथ अपना खाता चलाइए, उसमें कोई रिस्क नहीं है। और आगे के लिए सतर्क रहिए कि अपना कार्ड किसी को कॉम्प्रोमाइज ना करें। ठीक है चंद्र जी, मुझे उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिला होगा क्योंकि समय की कमी है। इसलिए रक्षित जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि आप संदेश क्या कुछ देना चाहेंगे दर्शकों को और किस तरह की सावधानी, और बहुत जल्दी से रक्षित जी। अवेयरनेस ही की है और जैसा अभी बताया कि वो किताब और मैनुअल है, ऐसे एक ट्विटर पे साइबर दोस्त करके हमारा हैंडल है भारत सरकार का। आप जब ये इस तरह के मैसेजेस देखते हैं तो प्लीज इन्हें भी फॉरवर्ड करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाइए
जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हों और इन घटनाओं से बच सकें। अपना एटीएम पिन इस तरह की चीजों को किसी से शेयर ना रखें, अपनी डिजिटल आइडेंटिटी सुरक्षित रखें। आपकी 2 डिजिटल आइडेंटिटीज आज की तारीख में बहुत जरूरी है, एक आपका सिम कार्ड और एक आपकी मेल आईडी, जिस मेल आईडी से आपके सारे बैंक खाते सब जुड़े होते हैं। ये 2 चीजें आप अपनी सुरक्षित रखिए और ऑनलाइन सेफ रहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका रक्षित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही विवेक नायक जी आपका भी शुक्रिया, और विवेक रंजन जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस शो में जुड़ने के लिए। तो हमारे एक्सपर्ट की राय आपके काम जरूर आएगी, हम यही उम्मीद करते हैं और आपसे अपील भी करते हैं कि किसी भी तरह के साइबर अपराध से बचने के लिए या साइबर ठगी से बचने के लिए आप अपनी जानकारियां किसी के साथ शेयर नहीं करें। कोई भी बैंक या कोई भी कस्टमर केयर नंबर आपसे ओटीपी नहीं मांगता है, ना ही आपकी कार्ड डिटेल मांगता है, ना ही बैंक अकाउंट की डिटेल मांगता है। इसलिए बेहद सावधान और सतर्क रहें। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए इंडिया न्यूज।